नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बैंक ऑफ अजित सर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी TI4 की तैयारी कैसे करें, आगामी शिक्षक भर्ती में अपना एक सीट कैसे प्राप्त करें। कोई भी कार्य के समापन के लिए एक अच्छी रणनीति का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम की बात करें उसमें मायने रखता है कि आपकी रणनीति क्या थी, आप किस तरह से उस काम को पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ही बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी जारी है और आपको ये भी ज्ञात होगा कि 2023 से आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा कंडक्ट करवाती है। 2023 में आप देख चुके थे कि TRE-1 और TRE-2 पूर्ण रूप से परीक्षा संपन्न हुई, रिजल्ट भी दिया गया और बहुत सारे छात्र शिक्षक सफल भी हुए। TRE-4 की एग्ज़ाम संपन्न हो चुकी है, अब रिजल्ट आने की देरी है और उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट तक में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। रही TRE-4 की बात करें तो मुझे लगता है TRE-4 जनवरी के आसपास आने की संभावना है। तो ये चीज़ मान के चल सकते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है जिन्होंने भी सीटेट पास नहीं की है और वह सीटेट उनकी सीटेट का एग्ज़ाम जो है दिसंबर से जनवरी तक होने वाली है। अगर वह पास हो जाते हैं तो वह एलिजिबल हो जाएंगे TRE-4 के लिए। तो जितने भी भाई बंधु हैं ज़ोर शोर से लग जाइए सीटेट की तैयारी के लिए, और जो पास हैं TRE-4 की तैयारी के लिए मेरे द्वारा बताए गए नियमों पे चले। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे नियम पर ही चले, आप अपने से भी रणनीति तैयार कर सकते हैं, लेकिन औरों का सलाह इसलिए लेना चाहिए कि जो जिनसे हम सलाह ले रहे होते हैं वो इस चीज़ में वो मेरे से ज़्यादा अनुभवी होते हैं, उनको इस विषय में जानकारी होती है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है इसमें कि बीपीएससी TRE-4 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले बीपीएससी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। TRE का अर्थ हो गया टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, अर्थात कह सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती, और ये चरण हिसाब से इसकी बहाली कराई जा रही है। यानी TRE-1 संपन्न हो चुका है, TRE-2 भी हो गया है, TRE-3 की एग्ज़ाम हो गई है और उनका रिजल्ट आना बाकी है। यानी रही बात अब TRE-4 की आने की संभावना है और इसमें अच्छी खासी सीट भी आने वाली है। कई सूत्रों के हवाले से पता चला है, अखबार के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए और अन्य यूट्यूब के ज़रिए भी। तो इसके लिए कमर कसनी शुरू करना चाहिए अभी ही, क्योंकि ये आयोग जो है बहुत कम समय देते हैं अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसीलिए सही मार्गदर्शन का होना ज़रूरी है। इसके लिए कैसे तैयारी करें तो यहाँ बताने वाले हैं। अच्छा लगे तो इस चीज़ को फॉलो करें, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। फिर भी मेरा प्रयास है कि जो चाहते हैं कि किंतु परंतु में रहते कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, ये चीज़ मन में चलता रहता है और ये चीज़ सोचने के दौरान उनका कीमती समय जाया होते जा रहा होता है। अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो चलिए दूसरा सवाल था, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बिहार शिक्षक भर्ती में योग्यता की बात करें तो सबसे पहले 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 के लिए कौन एलिजिबल है, जो इंटर करके DLED किए हैं या BTC कर चुके हैं और सीटेट का पेपर 1 कंप्लीट हो। और जैसा कि जानते हैं कि बिहार के जनरल कोटा को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं उसका 55% होना आवश्यक होता है। और जनरल की बात करें
तो उसको 60%, यानी जनरल कोटा को छोड़ कर के बात करें तो और सबको लाना 83% अनिवार्य होता है। कुछ कोटि वाइज कम भी होता है, लेकिन जनरल के लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। ये चीज़ जान चुके हैं पेपर 1 की बात, यानी जिसका जो मैट्रिक इंटर कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, द्विवर्षीय और सीटेट पेपर 1 कंप्लीट है, तो वे प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। और इन्हीं में जो पेपर 2 पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन भी संपन्न हो गया होगा, तो वह 6 to 8 भी भर सकते हैं। यानी पेपर 1 और पेपर 2 पास हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो 1 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। बाकी आगे के लिए जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, पेपर 2 स्टेट पास है बिहार से, तो वह जो है 9th-10th के लिए एलिजिबल होते हैं हाई स्कूल के लिए। उसके बाद आगे जो होता है पीजी किए हुए हैं, तो उनके लिए जो है इंटर स्तरीय यानी कॉलेज के लिए प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं क्या सिलेबस है। तो देखा जाए तो प्राइमरी की बात करें, इसका सिलेबस बड़ा है, यानी कह सकते हैं बहुत बड़ा है। इसको कम टाइम में एडजस्ट करना आसान नहीं है। फिर भी कम समय में कैसे पढ़े, स्मार्ट क्लास कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे तैयार होती है, इस विषय में जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि जो जितने आयोग ने सिलेबस दिए हैं, तो ऐसा लगता है कि शिक्षक बहाली नहीं, ये ओरिजिनल बीपीएससी के अधिकारी बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी तो अथाह है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको पढ़ करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक इस क्वेश्चन का दायरा रहता है। इसमें देखा जाए तो सिलेबस है, लैंग्वेज पहला है 30 नंबर का, उसके बाद 120 है जनरल स्टडी की चीज़ें हैं, यानी कह सकते हो जनरल मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल जियोग्राफी, एसएसटी, जनरल साइंस, ईटीसी, ये सारा इनका सिलेबस है। तो आगे बात करते हैं कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सॉरी मित्रों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो ये पहले बता चुके हैं कि टोटली जितने भी क्लास के लिए हो, चाहे 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की, या 9 to 10th की, या 11 to 12th की, तो सब में टोटली 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। उसमें पेपर एक ही होता है, लेकिन उसमें 2 भाग में डिवाइड होता है। उसमें 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसका उतना जोर नहीं रहता है। लेकिन 120 बहुत मायने रखता है हर अभ्यर्थी के लिए, यानी आपका जो मेरिट तैयार होता है तो वो होता है 120 मार्क्स पर। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रहना चाहिए कि कहाँ हमें ज़्यादा फोर्स लगानी है। तो बात करें कि कितना मार्क्स गेन करें जिससे आपका सिलेक्शन पक्की हो, तो 120 का रहता है। तो जहाँ तक देखते हैं हर एग्ज़ाम में तो मार्क्स कट ऑफ कम डाउन होते रहता है, अप डाउन होता है। फिर भी आप कितना मार्क्स लाएँ कि आपका कितना भी कम डाउन हो या अप डाउन हो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो। तो मुझे लगता है 90 प्लस, किसी भी कैटेगरी का हो, 90 प्लस मार्क्स लाते हैं तो उसका श्योरिटी बन जाता है कि उसको एक सीट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष। तो 90 मार्क्स लाने के तरीके जानेंगे आगे। तो अब सवाल है 5वां, किस विषय में क्या पढ़ें। सवाल बहुत बड़ा है, किस विषय में क्या पढ़ें। 3 में देखिए, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबको इतने कम समय पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो मुख्य विषय है उसको बता देते हैं, और अब आगे हम इसमें कोशिश करेंगे अपने तरीके से बताने का, और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो सवाल है किस विषय में क्या पढ़ें। इसमें है सामान्य मैथ है, मैथ वही सामान्य रूप से अंकगणित से बना सकते हैं, लाभ हानि, हाइट डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क,
एरिया, वॉल्यूम, ये सारे इनके टॉपिक हैं। इनसे सवाल आते हैं। माध्यमाधिक बहुलक, इनका ये मुख्य सवाल है जो बार बार रिपीट होते रहता है। अब वही जनरल साइंस, तो 6 to 10 के अंदर जितनी भी साइंस की बुक होती है उसको पढ़ लीजिए, कम्प्लीटली हो जाएगा आपका तैयारी। भूगोल 9-10 का एडजस्ट कर लीजिए, वही मायने रखता है, और दोनों पे बेस्ड होना चाहिए, यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड बुक होनी चाहिए, क्योंकि आयोग इन्हीं के सवालों को सही मानते हैं, उन्हीं के अनुसार वो आंसर भी देते हैं। सबसे बेस्ट बुक वही होता है। तो रीजनिंग सब सामान्य है, इसको आप पहले ही पढ़े हैं, नहीं तो रिवीजन करेंगे, सेट प्रैक्टिस सेट बनाते बनाते आपका हो जाएगा कंप्लीट रीजनिंग सब। करंट अफेयर स्पीडी बहुत मायने रखता है, स्पीडी पढ़ना चाहिए। इसके बाद बिहार स्पेशल भी बहुत बड़ा मायने रखता है इस एग्ज़ाम में। सवाल नंबर 6 है, कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो ये बुक की बात करें तो बुक तो बाज़ारों में हज़ारों मिलेंगे, लेकिन अच्छी बुक कौन सी है। मेरी समझ से देखा जाए तो एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से बेहतर कोई बुक नहीं होती है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतना कम टाइम में पढ़ें कैसे, तो उसका भी तरीका है। तो उसका तरीका ये है कि आप बुक, उसका शॉर्ट नोट भी मिलता है, जैसे हो गया आरआरबी रेलवे विभाग से एसपीडी हो गया, उसके बाद एडुटेरिया हुआ, इस तरह से किरण पब्लिकेशन हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, इन सब के भी गाइड मिलते हैं। और अगर इसी चीज़ में आप अवेलेबल नहीं होता है आपके पास समय का अभाव में, तो आप 9-10 के साइंस, मैथ और जियोग्राफी तो 3 बार पढ़ लें। 60 से लेकर 70% आपका सारा का सारा सवाल यहाँ से रहता है। अब बात करते हैं नोट्स कहाँ से मिलेगा। और जितनी सारी बुक मैंने बताई अगर वो पढ़ लेते हैं तो बल्ले बल्ले होगा। अगर और चाहते कम टाइम में प्राप्त करें तो नोट्स मेरे द्वारा दी जाएगी, और क्लास के साथ क्लास करेंगे मेरे हिसाब से, और टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो ये सारा का सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में, तो स्टडी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो देखा जाए तो स्टडी टाइम हर टाइम बढ़िया ही रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता है रात की। दिन में शोर शराबे बहुत सारे होते हैं, कई कारणों से कई तरह की विघ्न बाधाएँ आती रहती हैं, तो शांत माहौल चाहिए पढ़ाई के लिए। तो उसके लिए नाइट टाइम गोल्डन होता है, तो आप रात का टाइमिंग ले सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं। दिन के लिए हम बता दें, दिन के लिए मैथ रीजनिंग ये सब काफ़ी हो गया, नाइट में इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो आजकल बच्चे देखते हैं वो डे नाइट ही पढ़ लेते हैं, तो आप जिस तरह से पॉसिबल बन पाता है कि जिस समय आप पढ़ सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग 2-2 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि हम लगातार पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ भी लेते हैं ज़बरदस्ती तो वह दिमाग में रहेगा नहीं। परंपरा निभाएंगे कि पढ़ रहे, लोगों को लगेगा बच्चा पढ़ रहा है दिन भर, लेकिन दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। इसलिए गैप बीच में होना ज़रूरी है, दिमाग को रिलैक्स मिलना चाहिए, तभी वो पढ़ी हुई चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, माइंड में सेट कर पाते हैं। तो टाइमिंग तो मेरे अनुसार देखा जाए तो डे में मैथ प्रैक्टिस, रीजनिंग और भी एक तो क्लास देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखें तो 9 नंबर में ऑनलाइन या ऑफलाइन सही रहेगा पढ़ाई के लिए। तो आज के समय में इससे कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जो ऑनलाइन से अवगत नहीं होगा। ऑफलाइन भी सही है, लेकिन ऑनलाइन उससे बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर समय आपका ज़्यादा जाया जाएगा, उतना पॉसिबल नहीं बन पाता है। आजकल इतने बड़े बड़े संस्थाएं तैयार हो गई है, सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ावा के लिए ऐसा करते हैं। ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, एकांत रहें, घर में भी पढ़ सकते हैं आराम से अपनी तैयारी के साथ, और पूरा जी जान से। जो पढ़ने वाला रहेगा चाहे वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, वो पढ़ ही लेगा। तो हमें ये मायने नहीं रखता है कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, तो आप जिसमें सक्षम है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ऑनलाइन बेहतर होता है। आपकी समय की बचत होगी, आप अपने समय अनुसार पढ़ेंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा, और जो खुद से पढ़ता है वो सबसे बेस्ट करता है। तो 10वां नंबर में सवाल है कि कैसे लंबे समय तक पढ़ें। लंबे समय तक पढ़ने के लिए इसका कोई तरीका नहीं होता है, बस
जो पढ़े हैं उसको सुबह अगर पढ़ लिए उसको शाम में एक बार दोबारा पढ़ ले उसे, और नई चीज़ें पढ़े हैं तो पहले पुरानी चीज़ के बाद पढ़ ले कम समय में, यानी रिवाइज के तौर पर रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट न्यू थिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, उसको पढ़ते चलेंगे। शुरुआत में आपको ये भारीपन लगेगा, धीरे धीरे जब आदत में आ जाएंगे आप देखेंगे कि आपके नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। लंबे समय तक आप पढ़ने लगेंगे, इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। कोई भी चीज़ें तब तक करने में अच्छा नहीं लगता है जब तक वो आदत में नहीं आता। आदत जब बन जाएगी तो अपने आप सब काम सही होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, कीमती समय देने हैं तो आपका स्वहृदय आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।